हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग सभी स्वस्थ होंगे। मैं हूँ आपका मैथमेटिक्स मेंटर राहुल गोस्वामी। हम अभी तक पढ़ रहे थे, हमने डिटरमिनेंट हमने स्टार्ट किया था नया टॉपिक अपना। उसमें हमने इंट्रोडक्शन में देखा था, इंट्रोडक्शन फर्स्ट लेक्चर में, कि कैसे किसी भी डिटरमिनेंट को अगर 2/2 ऑर्डर का है या 3/3 ऑर्डर का है तो उस डिटरमिनेंट को हम किस तरीके से निकालेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटरमिनेंट पढ़ी थी हमने, कि अगर किसी भी डिटरमिनेंट को अगर हम ट्रांसपोज कर देते हैं तो उसकी वैल्यू में चेंज नहीं आता है। अगर कोई भी दो रो या दो कॉलम को इंटरचेंज करते हैं तो नेगेटिव साइन आ जाता है। अगर दो रो आइडेंटिकल हो तो उनमें क्या होता है, पूरे डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 हो जाती है। उन्हीं प्रॉपर्टीज़ के बेस पे आज हम कुछ स्पेशल डिटरमिनेंट्स को सॉल्व करेंगे, जिनका हम स्टैंडर्ड रिजल्ट्स भी याद कर सकते हैं। अगर हमें स्टैंडर्ड रिजल्ट याद होगा तो हम जेईई मेंस और एडवांस एग्जाम में उनको यूज़ कर पाएंगे। मैं आपको डिटरमिनेंट को पूरा सॉल्व करके बताऊंगा कि अगर बाय चांस आपको बोर्ड एग्जाम में भी एक प्रूफ करने के लिए पूछा जाए तो आप आराम से कर पाएंगे। क्लियर। और भी कुछ बहुत सारे एग्जाम्पल लेंगे हम यहाँ पे, डिटरमिनेंट को सॉल्व करेंगे अपनी प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स की हेल्प से। तो आपका प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट भी रिवाइज हो जाएगा और जो हमारे क्वेश्चन है वो भी सॉल्व हो जाएंगे। क्लियर। तो हम सबसे पहले लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डिटरमिनेंट ले लेते हैं जो हमारा मेंस एग्जाम में भी हेल्प करने वाले हैं और आपके बोर्ड एग्जाम में भी पूछे जाने वाले हैं। तो सम इंपॉर्टेंट डिटरमिनेंट्स। कभी कभी क्या होता है डिटरमिनेंट्स में क्वेश्चन किस तरीके से आता है, बोर्ड एग्जाम में आपका क्वेश्चन आएगा कि या तो प्रूफ करने पे लिए आएगा कि कोई भी आपको डिटरमिनेंट दी जाएगा, उसकी वैल्यू दी जाएगी, उसको प्रूफ करिए किसकी हेल्प से, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट की हेल्प से। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, अगर RHS में कोई एक वैल्यू दी गई है तो हमें मैक्सिमम लेवल तक अपना प्रॉपर्टीज ही डिफाइन करना है। क्लियर। मतलब क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना है, प्रॉपर्टीज की हेल्प से ही। क्लियर। हमने मैट्रिक्स में देखा था, मैट्रिक्स में आपको बताया था कि हम अगर एलिमेंट्री रो ऑपरेशन से पहला स्टेप करते हैं तो सारे के सारे क्वेश्चन हमें, पूरा क्वेश्चन हमें रो ऑपरेशन से ही करना पड़ेगा। अगर हमने फर्स्ट स्टेप में कॉलम ऑपरेशन लगाया है तो सारे ऑपरेशन में कॉलम ऑपरेशन लगाने पड़ेंगे। लेकिन डिटरमिनेंट में ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपने फर्स्ट स्टेप में रो ऑपरेशन लगाया तो आप सेकेंड ऑपरेशन में कॉलम ऑपरेशन बिल्कुल लगा सकते हैं और फिर थर्ड ऑपरेशन में रो ऑपरेशन लगा सकते हैं। इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपको सिर्फ रो ऑपरेशन लगाना है या सिर्फ कॉलम ऑपरेशन लगाना है, आप कोई भी ऑपरेशन कभी भी लगा सकते हैं। क्लियर। तो फर्स्ट लेते हैं हम वन 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 एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। क्लियर। इस डिटरमिनेंट दिया गया है, हमें इसकी वैल्यू निकालना है। एक तो तरीका क्या है जो आपने पढ़ा है कि डिटरमिनेंट को एक्सपेंड कर लो और सॉल्व कर लो। उससे क्या होता है, चीज़ें बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं और टाइम टेकिंग हो जाती है। लेकिन जब हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ रखी हैं तो हम उन प्रॉपर्टीज़ की हेल्प से ही सॉल्व करेंगे, जिससे ये क्वेश्चन हमारा ईजिली सॉल्व हो जाए। तो जैसा मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पर क्या है, फर्स्ट रो में 1 1 1 है, फर्स्ट रो में 1 1 1 है। तो मैं अगर इसमें प्रॉपर्टीज की हेल्प से ऐसा करूं कि यहाँ पे भी 0 आ जाए और यहाँ पर भी 0 आ जाए। क्या करूं, यहाँ पर भी 0 आ जाए और यहाँ पर भी 0 आ जाए। तो क्या होगा, मैं फिर फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड कर दूंगा, क्योंकि वहाँ पे मुझे क्या मिल जाएंगे, 2 0 मिल जाएंगे। सिर्फ मुझे एक ही टर्म की टेंशन रहेगी। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले इस जगह पर 0 लाने की कोशिश करता हूँ। इस जगह पर 0 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1 - 1। ये कौन सा कॉलम है, कॉलम C3 है। तो C3 में ऑपरेशन लगाता हूँ, मैं C3 में ऑपरेशन लगाता हूँ, C3 - C1। C3 में ऑपरेशन लगाता हूँ मैं, C3 - C1। तो डिटरमिनेंट कैसा हो जाएगा, 1x एक्स स्क्वायर, ये तो सेम ही रहने वाला है, 1y वाई स्क्वायर, ये भी सेम। यहाँ पे C3 1 - 1 0, z - x z - x, फिर z स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, z स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर। अब मैं क्या करूं, अब मैं ऑपरेशन लगाऊं कि इस 1 को 0 कर लूं। तो इस 1 को 0 करने के लिए मैं क्या करूंगा, इस 1 को 0 करने के लिए मैं क्या करूं कि मैं करता हूं 1 - 1 कर लेता हूं। तो यहाँ पे लगाता हूं मैं ऑपरेशन, C2 में लगाता हूं C2 - C1। तो ये क्या हो जाएगा, 1, यहाँ पे तो x ही रहेगा, ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये 1 - 1 0, फिर यहाँ पे
वाई माइनस एक्स हो जाएगा। क्लियर, यहाँ पे वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे क्या था 0 जेड माइनस एक्स और यहाँ पे जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर, ये चीज़ हो गई। अब नेक्स्ट स्टेप देखिए, अगर मैं इस सेकंड कॉलम में देखूं तो सेकंड कॉलम में मेरा क्या कॉमन आ सकता है। सेकंड कॉलम में मेरा, अगर मैं देख रहा हूँ, इसको एक्सपेंड कर लेते हैं वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को, तो यहाँ पे चीज़ हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पे लिख रहा हूँ 1 0 0 एक्स वाई माइनस एक्स जेड माइनस एक्स और एक्स स्क्वायर। वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को कैसे लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को, ए माइनस बी और ए प्लस बी, तो हो जाएगा वाई प्लस एक्स और वाई माइनस एक्स। क्लियर, वैसे ही जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को जेड माइनस एक्स और जेड प्लस एक्स लिख सकता हूँ मैं। क्लियर, अब मैं क्या करूँ, यहाँ से y माइनस एक्स कॉमन ले लूँ, यहाँ से z माइनस एक्स कॉमन ले लूँ, तो y माइनस एक्स कॉमन ले लिया, यहाँ से ले लिया मैंने z माइनस एक्स कॉमन, तो क्या बचा अंदर 1 0 0, यहाँ पे x और एक्स स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे y माइनस एक्स की जगह 1 बचेगा, z माइनस एक्स भी कॉमन ले लिया, 1 बचा, यहाँ पे y प्लस एक्स बचेगा, यहाँ पे z प्लस एक्स बचेगा। क्लियर, अब मैं देख रहा हूँ कि अब इसको ज़्यादा सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे 1 आ चुका है, यहाँ पे 2 0 आ चुके हैं। मैं रो 1 के अलॉन्ग एक्सपेंड कर सकता हूँ, तो रो 1 के अलॉन्ग एक्सपेंड कर देते हैं। अब y माइनस एक्स जेड माइनस एक्स और ये क्या हो जाएगा, 1 के अलॉन्ग किया एक्सपेंड, 1 इंटू इसको छुपाया क्या होगा z प्लस एक्स माइनस वाई प्लस एक्स, तो इसको माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस वाई माइनस एक्स, तो क्या हो जाएगा x से x कैंसिल, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा y माइनस एक्स जेड माइनस एक्स और z माइनस वाई। क्लियर, मुझे क्या मिल गया y माइनस एक्स जेड माइनस एक्स और z माइनस वाई। अगर मैं इसमें से माइनस साइन कॉमन ले लूँ, इसमें से माइनस साइन कॉमन ले लूँ, क्या हो जाएगा x माइनस वाई, यहाँ से माइनस कॉमन लिया y माइनस जेड और z माइनस एक्स। क्लियर, उम्मीद करता हूँ आप सभी को दिख रहा होगा क्या है। यहाँ से कॉमन लिया माइनस का साइन और इसमें से माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, तो y माइनस एक्स हो गया x माइनस वाई और z माइनस वाई हो गया y माइनस जेड और z माइनस एक्स सेम का सेम। तो हमारा जो डिटरमिनेंट वैल्यू थी उसकी वैल्यू क्या आ गई x माइनस वाई y माइनस जेड और z माइनस एक्स। वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। क्लियर, तो आपको यहाँ से दो चीज़ें आपको मैं जो आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ वो क्या था कि हमें सबसे पहले अगर कोई भी डिटरमिनेंट दी गई है तो कोशिश करना है किसी भी रो या किसी भी कॉलम में हमें पहले तो 1 1 1 मिल जाए, और जैसे ही 1 मिल जाए तो मैं उनके जो 2 1 हैं उनको क्या कर लूँ, मैं 0 में कन्वर्ट कर लूँ। जैसे मैंने यहाँ पे इस 1 को 0 में कन्वर्ट किया, फिर इस वाले 1 को भी मैंने 0 में कन्वर्ट किया। ऐसा भी कर सकते हैं कि हम ए वाला ऑपरेशन और ए वाला ऑपरेशन एक ही स्टेप में लगा दें। क्लियर, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, इसलिए मैंने आपको सिखाने के लिए क्या किया, ये दोनों ऑपरेशन अलग अलग स्टेप में आपको करके बताए हैं। ऐसा हम बिल्कुल कर सकते हैं कि इन दोनों स्टेप को हम एक साथ कर दें। क्लियर, नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके आप आराम से नोट कर सकते हैं। ऐसे ही और भी स्टैंडर्ड हैं रिजल्ट्स हैं जिनको हम याद कर सकते हैं, जिनको आप अपने उससे ड्राइव करिएगा। 1 1 1 x y z x क्यूब y क्यूब और z क्यूब। क्लियर, यहाँ पे क्या है रिजल्ट 1 1 1 x y z x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर का, इसका रिजल्ट आया x माइनस y माइनस z और z माइनस x। इसको याद रखिएगा, आप मेंस एग्जाम एडवांस एग्जाम में इसको डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बोर्ड एग्जाम में आएगा तो हमें इसको प्रूफ करने को आ सकता है, वो चीज़ आपको बता दी गई। सिमिलरली यहाँ पे भी इसका रिजल्ट क्या होता है x माइनस y माइनस z और
जेड माइनस एक्स, यहाँ पे क्या है एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब है, इसकी वजह से एक और टर्म आ जाता है वो है एक्स प्लस वाई प्लस जेड, इसकी वजह से एक और टर्म आ गया हमारा एक्स प्लस वाई प्लस जेड। क्लियर। अब एक और इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है जिसको हम याद कर सकते हैं, वो है 1 1 1 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब। अगर हमारा कभी भी इस पैटर्न में कोई भी डिटरमिनेंट दिखता है 1 1 1 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब, तो इसका रिजल्ट होगा एक्स माइनस वाई माइनस जेड माइनस एक्स और एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। क्लियर। सॉरी यहाँ पे प्लस होगा एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। क्लियर, नोट कर लीजिए। तो ये तीनों रिजल्ट हैं, मैंने इसको आपको पूरा प्रूफ करके बताया, ये दोनों आप ट्राई करिएगा, अगर नहीं बनता है आपसे तो आप मुझसे कभी भी पूछ सकते हैं, और ये तीनों रिजल्ट हमें याद भी कर लेने हैं। क्लियर, सिंपल हैं। देखिए 1x एक्स स्क्वायर है तो डायरेक्ट x माइनस वाई माइनस जेड और z माइनस एक्स, इसको हमें कैसे x वाई जेड है तो x का y से y को x से माइनस करना है, z को y से और फिर z को x से, एक ऑर्डर चलना है x y z, याद रखिएगा x y z। क्लियर। यहाँ पे x पहला टर्म, y पहला टर्म, z पहला टर्म, यहाँ पे x पहला टर्म, फिर यहाँ पे अगर घूम के y z, एक जो साइकिल है x y z की वही रखना है। जब 1x एक्स क्यूब है तो यहाँ पे एक टर्म ऐड हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड, और जब यहाँ 1x स्क्वायर एक्स क्यूब है तब एक और टर्म ऐड हो जाएगा, वो क्या होगा एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। क्लियर। अगर मैं बात करूं, एक और डिटरमिनेंट लेते हैं हम 4th नंबर पे, इसका भी रिजल्ट हमें याद कर सकते हैं। अगर कोई भी डिटरमिनेंट है ए बी सी ए बी सी बी सी ए बी, इसको बोलते हैं हम सर्कुलेंट, इसको बोलेंगे हम सर्कुलेंट। सर्कुलेंट क्यों बोल रहे हैं हम? सर्कुलेंट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ए बी सी जो नंबर है वो एक साइकिल में चल रहा है। देखिए ए बी सी ए बी सी ए बी सी ए बी सी, यहाँ पर ये साइकिल में चल रहा है। यहाँ पर गिवन कंडीशन क्या है, इफ ए बी सी आर रियल पॉजिटिव नंबर then its determinant value is always नेगेटिव। इसकी जो डिटर्मिनेंट वैल्यू होगी वो हमेशा कैसी होगी, नेगेटिव रहने वाली है। अगर कोई भी ए बी सी में 3 पॉजिटिव नंबर लूँ और उनको एक साइकिल में लिखता हूँ तो इसकी जो डिटर्मिनेंट वैल्यू है वो हमेशा नेगेटिव होने वाली है। प्रूफ करके देख लेते हैं इसका प्रूफ। मैं एक्सपेंड करता हूँ अलोंग फर्स्ट रो, एक्सपेंडिंग अलोंग फर्स्ट रो। याद रखिएगा ए बी सी कैसे हमारे रियल पॉजिटिव नंबर हैं, तो ए इसके अलोंग किया तो इसको छुपाया, क्या हो गया यहाँ पे बी सी माइनस ए स्क्वायर, फिर माइनस का बी, याद है ना, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स माइनस डायगोनल एलिमेंट्स प्लस माइनस बी, इसको छुपाया बी स्क्वायर माइनस ए सी, फिर सी पॉजिटिव, क्या होगा, इसको छुपाया ए बी माइनस सी स्क्वायर। क्लियर, यही बचेगा। फिर देखते हैं क्या हुआ यहाँ पे, ए बी सी माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस ए बी सी माइनस सी क्यूब। हमारे जो क्यूब वाले टर्म्स हैं वो क्या हैं, नेगेटिव में, तो मैं क्या करता हूँ माइनस साइन कॉमन ले लेता हूँ, तो हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, और ए बी सी 3 ए बी सी हो गए तो माइनस का 3 ए बी सी।
क्लियर। अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का फॉर्मूला लगा देते हैं यहाँ पे, माइनस क्या हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी, और यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है। क्लियर। हमें क्या मिल गया, माइनस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। क्लियर। अब देखिए कभी मैथमेटिक्स में आपको ये हर जगह हेल्प करेगा। अब जो मैं अगला स्टेप पढ़ने वाला हूँ, अगर ये चीज़ आपको कहीं दिखती है इस टाइप से, तो हम क्या करेंगे, इसको होल स्क्वायर में बनाने की कोशिश करेंगे। कैसे, देखिएगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है जो आपको मैथमेटिक्स में बहुत से क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हेल्प कर देगा। मैं क्या करूँगा, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करूँगा और पूरे में 2 का डिवाइड। देखिए माइनस ऑफ हाफ, ये तो a प्लस बी प्लस सी रहने वाला है। यहाँ पे क्या करूँगा, 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca। क्लियर। क्या किया मैंने 2 का मल्टीप्लाई कर दिया और 2 का डिवाइड कर दिया। क्या किया हमने 2 का मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे 2 का डिवाइड किया है। अब देखिए जादू होने वाला है आपके सामने, a प्लस बी प्लस सी, एक a स्क्वायर एक b स्क्वायर यहाँ से लेंगे, एक a स्क्वायर एक b स्क्वायर यहाँ से लेंगे और माइनस का 2ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। क्लियर। फिर एक स्क्वायर a स्क्वायर लेंगे, एक c स्क्वायर, क्योंकि a स्क्वायर कितने हैं, 2 हैं, तो एक और ले लेंगे, तो a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac। क्लियर। तो a स्क्वायर स्क्वायर 2a स्क्वायर, एक b स्क्वायर बचा है और एक c स्क्वायर, तो यहाँ पे प्लस का b स्क्वायर प्लस का c स्क्वायर माइनस 2ac, माइनस का 2ac। क्लियर। नोट कर लीजिए, मैं ऊपर हटाने वाला हूँ, इसको नोट कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का हाफ a प्लस बी प्लस सी। अब देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab क्या होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac क्या हो जाएगा, a माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc है, सॉरी माफ करिएगा, b माइनस सी का होल स्क्वायर। क्लियर। अब देखिए a प्लस ए बी सी तीनों ही पॉजिटिव नंबर थे, a तो पॉजिटिव ही रहेगा, a होल स्क्वायर में है, a भी हमेशा पॉजिटिव रहेगा। a जो नेगेटिव इंसान है, अगर इसकी वैल्यू डेल्टा है, a जो नेगेटिव इंसान जो है तो छोटे से एक डंडा ही, लेकिन इसने क्या किया, पूरे को नेगेटिव कर दिया, तो यहाँ से हमें क्या पता चलेगा, डेल्टा इज लेस देन 0। डेल्टा की वैल्यू क्या होगी, हमारी 0 से कम होगी, डेट इज इसकी वैल्यू हमेशा कैसी मिलने वाली है, हमेशा नेगेटिव। इसकी वैल्यू कैसी मिलेगी हमें, नेगेटिव। याद रखिएगा, अगर कोई भी सर्कुलेंट दिया गया, सर्कुलेंट मतलब कि ए बी सी और ए के बाद बी है फिर सी है, इस तरीके से कोई नंबर आ रहा है, और ए बी सी हमारे जो तीनों नंबर हैं वो कैसे हैं, पॉजिटिव नंबर हैं, तो इसका जो डिटरमिनेंट वैल्यू होगी वो हमेशा नेगेटिव होगी। इस क्वेश्चन में हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या सीखना है, हमें सीखना है कि कभी भी ए वाली जो इक्वेशन दी गई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए हमेशा एक पॉजिटिव नंबर ही देगा, क्योंकि अगर मैं 2 से डिवाइड किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, तो इसको मैंने किस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, इस फॉर्म में, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर। क्लियर। नोट कर लीजिए, फिर आगे क्वेश्चन देखते हैं। अब हमारे पास 3 क्वेश्चन है, इनको क्या करना है हमें, विदाउट एक्सपेंडिंग प्रूव दैट वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज 0। हमें इनको बिना एक्सपेंड करे प्रूफ करना है कि इनकी डिटरमिनेंट वैल्यू क्या है, 0 के बराबर है। बिना एक्सपेंड करे कैसे करेंगे हम, जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनकी हेल्प से हम इनको कोशिश करेंगे प्रूफ करने की, क्या है इसकी वैल्यू 0 आ जाए। याद रखिएगा, अगर लिखा मेंशन कर दिया है कि विथआउट एक्सपेंडिंग, तो मतलब कि इसको किसी भी स्टेप में, लास्ट स्टेप में भी जाके हमको इसको एक्सपेंड नहीं करना है। क्लियर। तो सॉल्व करते हैं। लेट
डेल्टा को ही मान लेते हैं सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन। इसको क्या करते हैं हम, ट्रांसपोज करते हैं, ठीक है, टेकिंग ट्रांसपोज। आपको पता है कि कभी भी डिटरमिनेंट में अगर हम ट्रांसपोज लेते हैं, फर्स्ट प्रॉपर्टी थी रोज को कॉलम्स में, कॉलम्स को रोज में, तो डिटरमिनेंट वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा, अगर मैं इसको ट्रांसपोज लूँ, 0 q माइनस पी, फिर r माइनस पी, फिर p माइनस क्यू यहाँ पे आ जाएगा, ये 0 यहाँ पे आ जाएगा, r माइनस क्यू यहाँ पे आ जाएगा, फिर p माइनस r यहाँ पे आ जाएगा, q माइनस r यहाँ पे आ जाएगा और 0 यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर, ये हमने ट्रांसपोज ले लिया। अब क्या करें, अब मैं देख पा रहा हूँ कि अगर मैं इस रो में से, इस फर्स्ट रो में माइनस साइन कॉमन ले लूँ तो क्या हो जाएगा, ये वाली चीज़ सेम हो जाएगी। फिर इस रो में भी अगर माइनस साइन, इस रो में माइनस साइन कॉमन ले लूँ, ये दोनों सेम हो जाएंगे। तो क्या करता हूँ मैं, माइनस साइन कॉमन ले लेता हूँ तीनों रो से, टेकिंग माइनस कॉमन फ्रॉम ऑल रोज। तीनों रो से मैंने क्या किया, माइनस साइन कॉमन लिया। तो माइनस साइन कॉमन लिया कितनी रो से, 3 रो से, तो माइनस का क्यूब क्या हो जाएगा 0। यहाँ पे माइनस साइन कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, p माइनस क्यू, यहाँ पे p माइनस r, यहाँ पे q माइनस p, यहाँ पे 0, यहाँ पे q माइनस r, यहाँ पे r माइनस p, यहाँ पे r माइनस q, यहाँ पे 0। क्लियर, ये मिल गया। और यही चीज़ हमारी किसके बराबर थी, डेल्टा के बराबर। यही क्या चल रहा है, डेल्टा ही चल रहा है, डेल्टा इस ट्रांसपोज लिया बराबर रहेगा, फिर माइनस साइन कॉमन लिया तो रहेगा तो डेल्टा के बराबर। और यही चीज़ हमारी क्या है, डेल्टा के बराबर है। तो डेल्टा इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा, तो डेल्टा प्लस डेल्टा इक्वल टू 0, 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा इक्वल टू 0, तो डेल्टा की वैल्यू कितनी हो गई 0। डेल्टा की वैल्यू क्या आई हमारी 0। तो हमने किससे बिना एक्सपेंड करे इसको प्रूफ कर दिया कि इसकी वैल्यू 0 हो गई। क्या किया हमने, केवल एक बार हमने ट्रांसपोज किया है, ट्रांसपोज करने के बाद हमने तीनों रो से माइनस साइन को कॉमन ले लिया। क्लियर, तो हमारी जो डिटरमिनेंट मिली वो हमारा फर्स्ट डिटरमिनेंट की तरह हो गया। तो माइनस का क्यूब माइनस, तो डेल्टा इक्वल टू माइनस डेल्टा, डेल्टा प्लस डेल्टा इक्वल टू 0, 2 डेल्टा इक्वल टू 0, तो डेल्टा की वैल्यू क्या हो गई हमारी 0 के बराबर आ गई। क्लियर, नोट कर लीजिए, आप वीडियो को पॉज करके नोट करिएगा। सेकंड क्वेश्चन लेते हैं हम, हमारे पास है 41 1 5 79 7 9 29 5 3। एक तो अगर विदाउट एक्सपेंडिंग नहीं लिखा होता हम डायरेक्ट एक्सपेंड कर देते, कैलकुलेशन ज़्यादा होती, टाइम लगता, लेकिन 0 ही आना है आंसर। लेकिन इसने बोल दिया विदाउट एक्सपेंडिंग प्रूफ करना है तो विदाउट एक्सपेंडिंग करेंगे। अब देखिए इसके रो और कॉलम के जो एलिमेंट्स हैं उनमें हम रिलेशन देखते हैं। अगर मैं देखिए यहाँ पर 14 1 79 29 है, अगर मैं 5 का सबसे नज़दीक वाला मल्टीपल देखिए कौन सा है 40 है, तो 8 का 5 से मल्टीप्लाई करूँ तो 8 5 ज़ा 40 प्लस 1 41, 8 9 ज़ा कितना होगा 8 9 ज़ा 72 प्लस 7 79, 8 3 ज़ा 24 प्लस 5 29। तो मैं देख रहा हूँ अगर मैं C3 में कुछ ऑपरेशन लगाऊं तो मुझे कहाँ पे पहुँच सकता हूँ मैं, कॉलम 1 में के एलिमेंट्स तक पहुँच सकता हूँ, या फिर कॉलम 2 C2 में भी ऑपरेशन लगाऊं तो मुझे कॉलम 1 मिल सकती है। तो मैं क्या करूँगा C2 में ऑपरेशन लगाता हूँ, क्या C2 में प्लस कर दूँ क्या 8 टाइम्स ऑफ C3, यही तो कर रहा था क्या, C3 में 8 का मल्टीप्लाई करेंगे 8 5 ज़ा 40 प्लस 1 41 सेम मिल गया, 8 9 ज़ा 72 प्लस 7 79, 8 3 ज़ा 24 प्लस 5 29। तो हम लगाते हैं ऑपरेशन, हमारी कॉलम 1 तो सेम ही रहेगी 41 79 29, कॉलम 2 में ऑपरेशन लगाते हैं C2 प्लस 8 3 C3, 8 5 ज़ा 40 प्लस 1 41, 8 9 ज़ा 72 प्लस 7 79, 8 3 ज़ा 24 प्लस 5 29 और C3 तो सेम रहने वाली है 5 9। देखिए हो गया, दो रो आइडेंटिकल हो गई, मतलब डिटरमिनेंट वैल्यू क्या होगी 0 व्हेन दो कॉलम व्हेन एनी 2 रो और कॉलम
are identical then its determinant value is 0। तो इसमें क्या हो गई, दो कॉलम आइडेंटिकल हो गई, C1 किसके आइडेंटिकल हो गई, C2 के, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0। इसकी वैल्यू क्या हो गई 0। डायरेक्टली हम बोल सकते हैं कि दो कॉलम आइडेंटिकल हैं, इसलिए इस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होगी 0 होगी। क्लियर, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन है, सबसे पहले देखिए ओमेगा क्या दिया गया है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की प्रॉपर्टी क्या होती है, एक तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होता है, एक तो 0 होता है, और ओमेगा क्यूब की वैल्यू होती है 1। ये हमने जैसे हमने देखा कि ओमेगा क्यूब रूट है यूनिटी का, तो हमने सबसे पहले 1 प्लस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0, ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1, ये आपने कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ रखा होगा। अब देखा इसको क्या था, ऊपर लिख लेते हैं 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा, इसको हमें 0 के बराबर प्रूफ करना है। तो मैं देखूं, अगर मैं किसी भी कॉलम है, किसी भी कॉलम के एलिमेंट 1 ओमेगा स्क्वायर को जोड़ूं, ये तीनों एलिमेंट हर कॉलम में है, यहाँ पे हर कॉलम में, और वैसे ही हर रो में है, तो मैं कहीं पे भी ऑपरेशन लगाऊं तो मुझे क्या मिल जाएगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर मिल जाएगा। कॉमन ले लूँगा मैं इसको, देखिए क्या करूँ मैं, C1 में ऑपरेशन लगाऊं, C1 प्लस C2 प्लस C3 हो क्या रहा है, C1 प्लस C2 प्लस C3 कर रहे हैं, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। क्लियर, फिर यहाँ पे तो ओमेगा ही रहने वाला है, यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर रहने दो। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर प्लस 1, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर रहने वाला है, यहाँ पे 1 रहने वाला है। फिर यहाँ पे C1 C2 C3, तो ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 प्लस ओमेगा, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, यहाँ 1 यहाँ पे ओमेगा। क्लियर, ये मिल गया। इन तीनों की वैल्यू कितनी है, 0 ही है, रख दिया 0 0 0 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा। जैसे ही आपको देखा कोई भी रो में सारे एलिमेंट्स कैसे हैं 0, उसकी ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगी 0, उसकी ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो यहीं से बोल देंगे हम हैंस प्रूव। बच्चा क्वेश्चन था ये सारे क्वेश्चन कैसे हैं, बच्चा क्वेश्चन है। अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आपका मिस नहीं होना चाहिए वो एग्जाम में। क्लियर, नोट कर लीजिए। मेंस एग्जाम में क्या होगा, इसके प्रूफ नहीं आएगा, मेंस एग्जाम में आएगा फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। क्लियर, 4 ऑप्शन होंगे, अगर इंटीजर टाइप भी होगा तो आप इंटीजर में 0 रख देंगे। क्लियर, तो इस टाइप के मेंस में भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्लियर ना, नोट कर लीजिए। आगे कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हमें प्रूफ करना है कि इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू क्या होगी, प्योरली रियल होगी। तो हमने जब कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा था तो हमने वहाँ पे देखा था, अगर कोई भी नंबर प्योरली रियल है, अगर कोई भी नंबर हमारा प्योरली रियल है तो क्या होता था, z इक्वल टू जेड बार होता था। z इक्वल टू क्या होता था, z बार। जैसे मैं अगर z इक्वल टू 2 लूँ, z इक्वल टू क्या लूँ 2 लूँ, तो ये प्योरली रियल होगा, तभी इसकी z बार की वैल्यू भी क्या होगी 2, और z इक्वल टू जेड बार हो जाएगा। अगर नंबर हमारा प्योरली रियल होगा तभी क्या हो सकता है, z इक्वल टू जेड बार। जैसे अगर मैं इमेजनरी नंबर के संग ले लूँ, z इक्वल टू 2 प्लस 3i ले लूँ और z बार निकालूँ तो 2 माइनस 3i, और नंबर हमारा रियल प्योरली रियल नहीं है तो z कभी भी z बार के बराबर नहीं आ सकता, z हमारा कभी भी z बार के बराबर नहीं आ सकता है। क्लियर, तो हम क्या करेंगे, वही कंसेप्ट इस क्वेश्चन में भी यूज़ करेंगे। वही कंसेप्ट क्या करेंगे हम इस क्वेश्चन में यूज़ करेंगे। हम ले लेते हैं लेट z की वैल्यू ये मान लेते हैं। क्लियर, हम प्रूफ करते हैं, अगर हम मेरे पास z इक्वल टू जेड बार निकल आता है तो हम क्या बोल देंगे कि इसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होगी, प्योरली रियल होगी। तो टू फाइंड z बार we take
conjugate of each एलिमेंट। हम क्या करेंगे, कॉन्जुगेट निकालेंगे हर एक एलिमेंट का, जितने भी अंदर एलिमेंट लिखे हैं। तो z बार क्या होगा देखते हैं, -7 रहने वाला है, 5 + 3i, 5 - 3i, 2/3 - 4i, तो 2/3 + 4i, 5 - 3i, 5 + 3i, 8 का 8 ही रहने वाला है, 4 + 5i, 4 - 5i, 2/3 + 4i, 2/3 - 4i, 4 - 5i, 4 + 5i, 9 का 9 ही रहने वाला है। क्लियर। अब क्या करें, अब मैं इतना पता है, मैं किसी भी चीज़ का, किसी भी डिटरमिनेंट का ट्रांसपोज लेता हूँ, डिटरमिनेंट की वैल्यू में कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला, तो इसका मैं ट्रांसपोज लेता हूँ, टेकिंग ट्रांसपोज मतलब कि रोज़ को कॉलम्स में बदल देंगे और कॉलम्स को रोज़ में। तो z बार किसके बराबर हो जाएगा मेरा, z बार बराबर हो जाएगा -7, 5 - 3i यहाँ पे आएगा, 5 - 3i, 2/3 + 4i, 2/3 + 4i यहाँ पे आ गया, 5 + 3i यहाँ पे, 5 + 3i, 8 यहाँ पे, 4 - 5i यहाँ पर, फिर ये वाला टर्म यहाँ पे जाएगा, 2/3 - 4i, 4 + 5i और 9 यहाँ पे। देखिए z बार, ये वाला चीज़ क्या थी, यही हमारा z था, यही हमारा z था। -7, 5 + 3i, 2/3 - 4i, 5 - 3i, 8, 4 + 5i, 4 + 5i, सेम आ गया सब। तो मैं कह पाऊँगा z बार इक्वल टू z आ गया, तो मैं कह पाऊँगा कि इसकी जो डिटरमिनेंट वैल्यू होगी, डिटरमिनेंट इज प्योरली रियल। हमारा जो डिटरमिनेंट वैल्यू है वो क्या होगी, प्योरली रियल होगी। नोट कर लीजिए, जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें डिटरमिनेंट की हेल्प से इसकी वैल्यू निकालना है, एवेल्युएट करना है। देखिए अगर मैं इसको डायरेक्टली ओपन करता, मान लीजिए प्रॉपर्टीज नहीं भी लिखा होता और डायरेक्टली ओपन करता, तो क्या होता, हमें 89 का 440 से मल्टीप्लाई करना पड़ता, 198 का स्क्वायर निकालना पड़ता, फिर उसका 18 से मल्टीप्लाई, ये तो हो गया एक, फिर वैसे ही 14 के लिए जब 40 के लिए जब एक्सपेंड करते, तो एक्सपेंड करने पे क्या होता, कैलकुलेशन बहुत ही ज़्यादा हो जाती। तो उन्हीं कैलकुलेशन करने के लिए, जैसा कल आपको बताया था कि प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट की हम हेल्प लेते हैं। तो सबसे पहले क्या चीज़ लगाई जाए, हमें क्या करना है, जो बड़े बड़े नंबर देख रहे हैं इनको हमें छोटे छोटे नंबर बनाना है। जैसे 89 है, तो मैं अगर सिंगल डिजिट नंबर बनाने की कोशिश करूं तो मेरी कैलकुलेशन क्या होगी, इजी होगी, क्योंकि हमें पता है 9 × 2 = 18, इसको हम जल्दी मल्टीप्लाई कर लें। वहीं पे अगर 89 × 2 ही करना पड़ जाए तो इसमें हमें टाइम लग जाता है। तो हम देखें इनके बीच में रिलेशन क्या है। अगर मैं देख रहा हूँ कि अगर मैं 18 का मल्टीप्लाई 2 से करूँ तो ये 40 के नज़दीक पहुँच जाएगा। 18 का मल्टीप्लाई मैं किससे करूं कि 89 के नज़दीक पहुंच जाएगा। 18 का मल्टीप्लाई अगर मैं 5 से करूं तो ये 89 के आसपास पहुंच रहा है। तो क्या करते हैं हम लगाते हैं कॉलम में, रो में ऑपरेशन लगाते हैं। R2 में लगाता हूं मैं, R2 में मैं क्या लगाऊं, 40 है, 18 2 = 40 माइनस R2 - 2R1। क्लियर, ये तो हो गया R2 के लिए। अब R3 में भी ऑपरेशन एक साथ ही लगा लेते हैं। R3 में क्या लगाऊं, R3 - 89 है, तो 18 का मल्टीप्लाई मैं अगर 5 से कर रहा हूं तो ये इसके आसपास पहुंच रही है। वैसे ही 40 का मल्टीप्लाई मैं 5 से कर रहा हूं तो 200 होता है, इसके आसपास पहुंच जाएगा। तो मैं यहाँ पे 5 टाइम्स ऑफ R1 कर देता हूँ। क्लियर, तो क्या मिलेगा हमें, देखते हैं। फर्स्ट रो तो सेम रहने वाली है, 18 40 89, फिर यहाँ पे R2 - 2R1, 40 - 2R1, 18 2 = 36, 40 - 36 4, 89 - 42 = 89, 198, 89 × 2, 89 2 = 90 होता तो 180 होता, 190 होता 180, तो 178 में से 198 में से 178 गए तो 20 हो जाए यहाँ पे। क्लियर, 4 9 20, देखिए कितने बड़े बड़े टर्म्स थे, अब कितने 4 9 20। कैलकुलेशन क्या हो रही है, थोड़ी थोड़ी इजी वे में पहुंच रही है। अब इसके लिए R3 - 5R1, 89 -
80 इंटू 5 90 माइनस का 1, 198 इंटू 5 40 इंटू 5 200, 198 इंटू 200 माइनस का 2, 89 इंटू 5 89 इंटू 5 890 डिवाइड बाई 2 495 89 इंटू 5 कर लेते हैं, 9 5 जा 45 8 5 जा 40 40 और 445 440 माइनस 445 माइनस का 5। क्लियर। ये हमें क्या मिल गया, हमें एक थोड़ा जो हमारी टर्म्स हैं वो छोटे हो चुके हैं। क्लियर। हमारे टर्म्स क्या हो गए, पहले हमारी जो बड़ी बड़ी कैलकुलेशन थी अब हमें छोटी छोटी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। अब इसको और छोटा करने की कोशिश करें। और छोटा करने के लिए क्या कर सकते हैं हम, मैं देखो यहाँ पे 14 2 जा 80, 9 2 जा 18 माइनस 2 इंटू 4 2 माइनस 5। अगर मैं इनका 2 से मल्टीप्लाई करके आर कॉलम C3 में ऑपरेशन लगाऊं, पहले बता चुका हूं कि हम डिटरमिनेंट सॉल्व कर रहे हैं तो कोई कंपलसन नहीं है कि यहाँ पे फर्स्ट ऑपरेशन अगर रो का लगाया तो सेकंड ऑपरेशन या थर्ड ऑपरेशन भी रो का लगाएं, हम कॉलम में बिल्कुल चेंजेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं ऑपरेशन लगाता हूँ, कॉलम C3 में लगाता हूँ, यहाँ पे लिख लेते हैं C3 में ऑपरेशन लगाता हूँ, क्या C3 माइनस 2 टाइम्स ऑफ C1, सॉरी C2 लगाते हैं क्योंकि 40 और 89 थोड़े नज़दीक हैं तो लगाते हैं। यहाँ पे क्या बचेगा, 18 बचा, ये 40 रहेगा, ये 4, ये 9, ये -1, ये -2। जो चेंजेज आने हैं C3 में चेंजेज आने हैं, क्या चेंज आएंगे, C3 माइनस 2C2, 89 माइनस 80 9, 20 माइनस 18 2, -5 माइनस क्या है -5 माइनस 2 इंटू 2 -5 प्लस 4 क्या होगा माइनस का 1, तो यहाँ पे जाएगा माइनस का 1। तो हमें क्या क्या टर्म्स मिल चुके हैं, 9 2 और -1। क्लियर। अब क्या करें हम, अब क्या करें, अभी भी देखिए ये नंबर क्या हैं, बड़े हैं, लेकिन अब एक चीज़ देखिए, अब हमें डायरेक्ट रिलेशन मिल रहा है, 9 2 जा 18 2 2 जा 4, अगर और यहाँ पे -1 यहाँ पे -1, अगर मैं कुछ ऐसा यहाँ पे सेम है, मैं यहाँ पे कुछ ऐसा ऑपरेशन लगाऊं कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो क्या ऑपरेशन लगाना पड़ेगा, अगर यहाँ पे मुझे 0 करना है तो मैं अगर C1 में ऑपरेशन लगाऊं, C1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ C3, तो 18 माइनस 18 0, 4 माइनस 4 0 हो जाएगा। तो देखिए जैसे ही मुझे 2 टर्म 0 होंगे फिर मैं आसानी एक्सपेंड कर दूंगा, फिर एक ही एलिमेंट से एक्सपेंड करना पड़ेगा। तो 18 माइनस 9 2 जा 18 0, 4 माइनस 4 0, यहाँ पे क्या बचेगा -1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ C2 -1, तो क्या बचा -1 प्लस 2 क्या होगा 1, तो यहाँ पे मिल गया हमें 1। बाकी सब चीज़ें सेम रहने वाली है, 40 9 9 2 -2 माइनस का 1, बाकी सभी चीज़ें क्या रहने वाली है, हमारी सेम रहने वाली है। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं फर्स्ट कॉलम के अलोंग एक्सपेंड कर लेता हूँ, अब मैं क्या करूँगा, फर्स्ट कॉलम के अलोंग इसको एक्सपेंड कर लेता हूँ। एक्सपेंडिंग अलोंग फर्स्ट कॉलम, क्योंकि अब हमें फर्स्ट कॉलम में क्या मिल चुके हैं, 2 0 मिल चुके हैं, सिर्फ एक ही 1 बचा है, तो 1 क्या मिलेगा यहाँ पे 40 9 9 2 क्या हो जाएगा 40 इंटू 2 80 9 9 जा 81, 80 माइनस 81 -1, आंसर आ गया। क्लियर। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू होगी हमारी -1। अगर मैं यहाँ से डायरेक्ट सॉल्व करता तो -1 नहीं आंसर आता, आंसर तो -1 ही आता, लेकिन कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा होती, इसलिए मैंने ऑपरेशन लगाए और इसमें कोशिश किया कि यहाँ पे मुझे 2 0 मिल जाएं और सारे नंबर क्या हो जाएं, छोटे छोटे नंबर हो जाएं। क्लियर। जैसे ही मुझे सिर्फ 2 0 मिल गया और एक 1 मिल गया तो मैंने इसके अलोंग एक्सपेंड कर दिया और आखिरी में फाइनल आंसर मुझे -1 मिल गया। क्लियर, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हमें प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट की हेल्प से शो करना है कि इस डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी है, 5x + 4 4 माइनस x का होल स्क्वायर। क्लियर। तो मैं इसको थोड़ा क्वेश्चन के लिए ऊपर लिख लेता हूँ। क्या क्वेश्चन है, इसको किसके लिए शो करना है,
हमें बराबर प्रूफ करना है 5x + 4 और 4 - x का होल स्क्वायर, यही प्रूफ करना है हमें। तो इसके लिए क्या करेंगे हम देखेंगे कि हमें सबसे पहले 5x + 4 चाहिए। तो 5x + 4 अगर मैं तीनों एलिमेंट को जोड़ दूँ x + 2x + 2x तो 5x + 4। सिमिलरली यहाँ पे 2x + 2x 4x + x 5x + 4 यहाँ पर भी। तो मैं क्या करूँ, अगर तीनों रो को जोड़ दूँ तो मुझे क्या मिल रहा है 5x + 4 मिल रहा है। तो सबसे पहला ऑपरेशन मैं यही लगा लेता हूँ। R1 में क्या करता हूँ R1 + R2 + R3, किसी भी रो में लगा सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं, लेकिन रो 1 में हम इसलिए लगाते हैं कि चीज़ें हमें एक प्रॉपर मैनर में दिखती हैं, आदत हो जाती है, एक तरीके की आदत कह सकते हैं। तो करते हैं हम। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5x + 4, इन तीनों को जोड़ेंगे तो 5x + 4, फिर जोड़ेंगे तो 5x + 4। बाकी की रो सेम रहने वाली हैं 2x, x + 4, 2x, फिर 2x, 2x, फिर x + 4। क्लियर, यही रहेगा। अब 5x + 4 को मैं कॉमन ले लूँ, 5x + 4 को कॉमन लेता हूँ। तो यहाँ पे देखिए 5x + 4 को मैंने कॉमन लिया, क्या बचा 1 1 1, 2x, x + 4, 2x, फिर 2x, 2x और x + 4। क्लियर, जैसे ही 1 1 देखे वैसे ही क्या हो गया, काम आसान हो गया। दोनों 1 को क्या बनाना है 0 बनाना है। तो लगाएंगे ऑपरेशन C2 में C2 - C1 और C3 में C3 - C1। क्लियर, कर लेते हैं। तो ये 5x + 4 तो कॉमन था, फर्स्ट रो सेम रहने वाली है 1 2x 2x, इसमें 1 - 1 0, x + 4 - 2x, x + 4 - 2x तो 4 - x। तो यहाँ पे क्या हो गया 4 - x, यहाँ पे 2x - 2x 0, फिर 1 - 1 0, फिर 2x - 2x 0, x + 4 - 2x क्या मिला 4 - x। क्लियर, अब आप चाहें तो 4 - x सेकेंड कॉलम से कॉमन निकाल लीजिए, चलो निकाल लेते हैं। 5x + 4, एक 4 - x सेकेंड कॉलम से कॉमन निकलेगा, एक 4 - x थर्ड कॉलम से कॉमन निकलेगा, तो क्या बचेगा 4 - x का होल स्क्वायर 1 0 0, 2x 1 0, 2x 0 1। अब फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 5x + 4, 4 - x 1, क्या मिलेगा यहाँ पे 1 0 0 1, और इसकी वैल्यू क्या होगी 1, तो यहाँ पे मिल गया हमें 5x + 4 4 - x। क्लियर, हमें क्या वैल्यू मिली 5x + 4 4 - x। तो हमारा जो हमें शो करना था, प्रूफ करना था, वही हमने प्रूफ कर दिया। देखिए ये आपका NCERT की बुक से क्वेश्चन है, क्या है, हमें एक चीज़ दी गई थी और हमने इसको इसके बराबर शो करना था। ये आपका बोर्ड में क्वेश्चन जरूर आ सकता है कि x + 4 और 2x और 2x थे, तो इनको हमने ऐड करके देखा तो हमें 5x + 4 मिल रहा था। तो हमने ऑपरेशन लगाया तो हमने 5x + 4 क्या मिल गया, उसको कॉमन ले लिया। फिर जैसे ही 3 1 दिखे तो हम कोशिश क्या करते हैं 2 1 को 0 बनाने की। तो हमने ऑपरेशन लगाया C2 - C1, C3 में C3 - C1, तो हमें 2 0 मिल गए, तो हमें ये मिल गया। फिर हमने क्या किया C2 कॉलम 2 से और C3 कॉलम 3 से 4 - x कॉमन लिया, तो 2 4 - कॉमन आया, तो 4 - x का होल स्क्वायर। फिर मैंने रो 1 के अलॉन्ग एक्सपेंड किया, तो इसको छुपाया, क्या बचे यही 4 एलिमेंट 1 × 1 1 - 0 1 × 1, तो फाइनली आंसर हमें 4 - x का होल स्क्वायर है, ये होल स्क्वायर हमें मिल गया। क्लियर, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे और भी क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट की हेल्प से। तब तक आप क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करते रहिए और रिवीजन करते रहिए। थैंक यू।